एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 30 नवंबर और आज हम लोग 30 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नवंबर को। अभी हाल ही में जो है ना 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है, यानी कि जो हम अपना भारत जो सेलिब्रेट करता है अंगदान दिवस, और जैसे ऑर्गन हमें जो भी डोनेट करने होते हैं तो वो हम डोनेट कर सकते हैं। उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे किसी को हार्ट की जरूरत है, किसी को किडनी की जरूरत है, अगर कोई किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार जो है अपने नेत्र दान करने के लिए पहले से ही मतलब जो है बोल देते हैं। तो ये सब जो है ऑर्गन जो डोनेट करने से वो किसी के काम ही आ जाए, तो इसी के प्रति जागरूकता से राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। और 27 नवंबर को तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है जो हमारा भारत बनाता है, लेकिन 13 अगस्त को जो है ना वर्ल्ड ऑर्गन डे मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व स्तर पर अंगदान दिवस मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। 15 नवंबर की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है वो हमने मनाई थी अभी हाल ही में 15 नवंबर को। 20 नवंबर को हमने जो है ना विश्व बाल दिवस यानी कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है वो हमने 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। वैसे जो अपना भारत है वो 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती पर मनाता है बाल दिवस, लेकिन जो विश्व बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा क्षेत्र की नियामक एजेंसी आईआरडीए ने किस वर्ष तक भारत के प्रत्येक नागरिक को बीमा कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2047, यानी कि 2047 तक जो भारत की जो बीमा एजेंसी है, पूरी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो है ना ये 2047 तक सभी के लिए बीमा सक्षम बनाने की जो है ना योजना स्टार्ट की है। और भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण विकास ने ये जो है इसको मंजूरी दे दी है। और इसमें नई कंपनियों के निवेश के प्रवेश के नियमों को आसान बना दिया गया है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां होती है, जैसे बजाज लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजेंसीज होती है, उन सभी के लिए इनमें जो प्रवेश करना, उनके रूल्स बहुत ही इजी हैं और कंपनियां 3,500 की 3500 करोड़ रुपए तक का अधिक उपयोग कर सकेंगी। तो इसी के लिए बीमा को जो है कवरेज देने के लिए, आसान बनाने के लिए एक बीमा की तरफ कदम आईआरडीएआई ने बढ़ा दिया है। और अदर ऑप्शंस अगर हम सन से ही रिलेटेड करें कि किस सन में क्या होगा, देखो 2030 तक भारत ने जो है ना मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा है, यानी कि सभी जो अपना पूरा भारत है उसको मलेरिया मुक्त घोषित करना है हमें 2030 तक। और अभी हाल ही में जो अब हमने 75वां आजादी का महोत्सव मनाया, और नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर 2041 तक 5 प्रण हमें बताए थे, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय विरासत का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, है ना, परिवारवाद को खत्म करना। ये सब 5 प्रण 2031 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किए हैं। और 2070 तो आप लोग जानते हैं 2070 तक भारत ने क्या अभियान रखा है कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। जितने भी कार्बन से रिलेटेड जो गैसें होती है, हानिकारक गैसें, तो उसका उत्सर्जन हम शून्य कर देंगे, यानी कि बहुत ही कम कर देंगे। और 2070 में लक्ष्य तय हुआ। और ये कब तय हुआ था, जो ये कॉप 26 हुआ था ना, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज कॉप 26, जो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में, वहीं पर यह लक्ष्य तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने खातों को कितने प्रकार के रंगों से सत्यापित करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो अभी ये ट्विटर कंपनी है, ब्लू, गोल्डन और ग्रे, ये तीनों कलर से इसने जो है ना अपने खातों को अकाउंट वेरीफाइड करने की जो है घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो एलन मस्क है, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है $44 मिलियन की डील के साथ एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने ही जो है ट्विटर को खरीद लिया है। और ट्विटर को खरीदने के बाद इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है, इसका नाम रख दिया गया है चीफ ट्वीट। एलन मस्क ने खरीद लिया है। और देख लेते हैं कौन सा कलर किस चीज के लिए है। तो देखो मस्क के अनुसार, यानी एलन मस्क ग्रे चेक वाले
जो ग्रे कलर होगा, जो ब्लू टिक वगैरह मिलते थे ना, जैसे ये ब्लू टिक मिला हुआ है, ऐसे ही अब जो ग्रे टिक होगा वो सरकारों के लिए होगा, जो सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है उनके लिए। और जबकि जो ट्विटर उपयोगकर्ता नाम के बगल में चेक सोने के रंग यानी कि जो गोल्डन टिक होगा, ये मतलब होगा जितनी भी ये जो कंपनीज होती है ना, फर्म प्राइवेट कंपनीज वगैरह, उनके लिए गोल्डन होगा। और जो व्यक्ति या सेलिब्रिटीज होंगे उनको नीले रंग के टिक्स प्राप्त होंगे, यानी कि यही ब्लू टिक्स जो है ना ये सबके लिए थे। लेकिन जो है अब ये नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके लिए ब्लू टिक होगा। ग्रे टिक जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनके लिए होगा। जितनी भी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां, उनके लिए जो है ना गोल्डन जो है टिक ये एलन मस्क ने लागू किया है। और ट्विटर से अभी ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ट्विटर ने अपने जो ब्लू टिक या जो भी टिक आप लोग जो है अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना अमेरिकी डॉलर से बात करें तो 20 अमेरिकी डॉलर, ठीक है, यानी कि भारत की करेंसी में कितने हुए, 1600 रुपए। 1600 रुपए या फिर $20 इन्होंने ब्लू टिक के लिए हर व्यक्ति को जो है ना मंथली देने होंगे इस ब्लू टिक को प्राप्त करने के लिए। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कंपनी से ही रिलेटेड, तो ट्विटर ने अभी हाल ही में यही है, और जब से एलन मस्क ट्विटर को खरीदा है उसके बाद से जो ट्विटर के सीईओ थे ना, ये पराग अग्रवाल को जो है ना इन्होंने नौकरी से बर्खास्त भी किया, ठीक है, यानी कि इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो पराग अग्रवाल थे ट्विटर कंपनी के सीईओ, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना इससे अब इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को जो हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है ना, अभी थोड़े टाइम पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ये ऋषभ पंत को बनाया गया था, क्या है, ऋषभ पंत। लेकिन अब जो है ना प्रसून जोशी ने उनकी जगह ले ली है, ये है प्रसून जोशी। और बात आई है उत्तराखंड की, तो पहले उत्तराखंड के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और पहले अभी हाल ही में जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट था ना, उस हाई कोर्ट को अब देहरादून से हटाकर ये जो है ना हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। देहरादून में ही जगह है ये हल्द्वानी, वहां पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। और उत्तराखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो कि आकाश फॉर लाइफ एक जो मिशन की शुरुआत की गई, ये उत्तराखंड के देहरादून में की गई थी। और जो गंगोत्री यमुनोत्री जो हमारे चारों धाम उत्तराखंड में है, तो जो गंगा नदी वहां पर बहती है उत्तराखंड में, उसके 500 मीटर तक के दायरे तक कोई भी चिकन शॉप या नॉनवेज की जो है शुरुआत, मतलब जो शॉप नहीं खुल सकती, ये नियम लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही था, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो देखो ए आर रहमान को अभी हाल ही में जो सिक्किम हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान जो संगीतकार है, आप लोग जानते ही होंगे, तो उनको बनाया गया। गोविंदा है ना, ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। और संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश, ये भी भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लोगों को योग और ध्यान जैसी संस्कृति से जोड़ने के लिए हर घर ध्यान अभियान चलाने की घोषणा की? तो अभी जो हर घर ध्यान अभियान या मिशन कह सकते हो, ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। कि जो है ना, आजकल आप लोग जानते हैं सबकी लाइफ में जो है स्ट्रेस है, या फिर कुछ अलग अलग चीजों से जो है ना लोगों को जो है ना स्ट्रेस फ्री किया जा सके, या फिर जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। इसी के चलते हर घर ध्यान जो मिशन है, ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और ये परियोजना पूरे भारत में लाखों लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, ठीक है। और जो मेडिटेशन को बढ़ावा देने के लिए, आप लोग जानते हैं कई लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना, और इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होगी, बस आपको इस पे रजिस्टर करना है। और आपको मेडिटेशन या जितने भी आपके मानसिक या शारीरिक जितने भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो चीज जरूरी है, उनके लिए जो है इसमें गाइडेंस दी जाएंगी, ठीक है। तो ये अभियान संस्कृति मंत्रालय ने लाया है। और अदर ऑप्शंस मंत्रालय से डिस्कस करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन्होंने अभी हाल ही में
घर गो होम एंड रीयूनाइट। इन्होंने क्या किया है कि जो बच्चों का बाल शोषण होता है, इन्हीं से जो है ना जागरूक करने के लिए घर गो होम एंड रीयूनाइट नाम का एक अभियान पोर्टल लॉन्च किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और परिवहन मंत्रालय तो आप लोग जानते हैं, हमारे जो नितिन गडकरी जी है, इन्होंने, इनका नाम आपने सुना ही होगा, नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री है। और इन्होंने अभी हाल ही में मुंबई में ई डबल डेकर बस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का हाल ही में जो है ना अनावरण किया है। गृह मंत्रालय तो होम मिनिस्ट्री हमारी जो है ना, ये जो अमित शाह है उनके पास जी है, वो हमारे जो है ना गृह मंत्री है भी अमित शाह, ठीक है। तो ये अमित शाह के अंडर में आती है हमारी होम मिनिस्ट्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 2030 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है, एक अफ्रीकी देश, वहां के जो राष्ट्रपति है ये है अब्देल फतेह अल सीसी। ये यहाँ पर गणतंत्र दिवस के 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को ये जो है ना यहाँ पर विदेशी मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अल सीसी को जो है ना एक इनविटेशन भेजा गया है। आप लोग जानते हैं 23 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए। और हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को ये जो है इनको इनविटेशन कार्ड दिया था। और ये इनको इसलिए भी बुलाया जा रहा है कि हमारे जो मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध हैं उनको 75 साल हो चुके हैं, यानी कि दोनों देश अपने इस वर्ष अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यानी कि अभी भारत ने भी जो है 75वां आजादी दिवस मनाया है महोत्सव, और 75 साल हो गया हमें मिस्र के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध को लेकर। मिस्र की बात आई है, ये एक, इसे इजिप्ट भी कहते हैं, है ना। और जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये इजिप्ट में ही हो जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये। और ये एक अफ्रीकी देश है, और इसे मैप डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये है अफ्रीका, ठीक है। और सहारा वन जो है आप लोगों ने देखा होगा, सहारा के जो वन है अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और यहीं पर ये आ जाती है इजिप्ट की लोकेशन, यानी कि मिस्र की लोकेशन, ठीक है। और अफ्रीका से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो तीनों रेखाएं हैं ना, भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा, ऊपर ये मकर रेखा, और नीचे यहाँ पर कर्क, ये मकर रेखा, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है ना, सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों ये जो रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, सिर्फ यही ऐसा द्वीप है जहाँ से तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और देखो जो इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया, सोमालिया और डिजिबुटी, ठीक है, डिजिबुटी और इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये जो 4 कंट्रीज है ना, ये हॉर्नबिल ऑफ अफ्रीका कहा जाती है, हॉर्न कंट्रीज ऑफ अमेरिका कही जाती है, क्योंकि एक तरीके से ये ना छोटी कंट्रीज है। मतलब कि जो भी यहाँ समुद्र के रास्ते से कोई भी यहाँ पर व्यापार या कोई भी जहाज वगैरह दिखता है ना, तो इनको एक तरीके से लूट लेते हैं। तो इसलिए हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, ये इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, डिजिबुटी कही जाती है, और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो केन्या के पास में, केन्या, ये किलिमंजारो आपको दिखाई दे रहा है, ये किलिमंजारो जो है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे जो है लंबी पर्वतमाला श्रेणी, इंपॉर्टेंट पर्वतमाला श्रेणी आ जाती है। पूछा जाता है किलिमंजारो कहाँ है, तो ये केन्या के साथ में ही है यहाँ पर। और अफ्रीका से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये जो अंगोला है, अंगोला, यहाँ पर अभी कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे का शासन हुआ है, यानी कि सेना का शासन अंगोला में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नामीबिया की लोकेशन दिख रही है, इससे कुछ याद आया? अभी हाल ही में नामीबिया से, यही साउथ अफ्रीका का देश नामीबिया, यही से जो है ना अपने भारत के मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो है ना 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 जो है वो मादा है, 3 नर है। ये नामीबिया से ही लाए गए हैं 8 चीते भारत में। और आप ये रिलेट कर सकते हो, गिनी हो गया। हाँ, अब हम जो है ना ये जो जिब्राल्टर जल संधि आपको दिख रही होगी, ये देखो, ये जो मोरक्को है ना, ये जो है पूरी तरह से अफ्रीका में आ जाता है। और ये जो सीमा लगती है ना, ये फिर यूरोप आ जाता है ना, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका को जो अलग करती है, ये जिब्राल्टर जल संधि जो यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये अलग करती है
या फिर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेन, क्योंकि स्पेन यहीं पर पड़ जाता है, सबसे लास्ट में स्पेन और नीचे मोरक्को अफ्रीका में। मोरक्को अफ्रीका और स्पेन को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है, और या फिर अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ठीक है, और कुछ तो नहीं है इसमें डिस्कशन के लिए। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहले अदर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गुआना, गुआना ये जो है ना, ये भी एक जो है ना, ये भी अफ्रीकी देश है। गुआना के जो है ना अभी ये जो प्रधानमंत्री है, उनको जो हमारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, यानी कि जब गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, उसी की स्मृति में जो है 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो गुआना के जो प्रधानमंत्री होंगे वो प्रवास जो 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा उसमें ये गेस्ट होंगे। और स्लोवानिया, स्लोवानिया में अभी हाल ही में जो है ना, स्लोवानिया में इसकी जो नताशा पिर्क मुसेर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यहाँ की पहली बार कोई महिला स्लोवानिया में। मलेशिया, तो मलेशिया के भी जो है ना अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के जो है ना हाल ही में प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीवों की संरक्षा के लिए 19वां वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। पनामा जो एक मध्य अमेरिका का देश है, यहीं पर जो है ना सिटी स्कोप 19 की जो बैठक है, यानी कि जितने भी ऐसी जो जीव होते हैं जिनकी जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे है, उनको जो है प्रोटेक्ट या सेव करने के लिए ये की जाती है बैठकें। आप लोग जानते हैं 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। इसमें जितनी भी लुप्त प्रजातियां होती हैं उनका संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो पनामा को हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही में कुछ इसमें से भी जीके डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर ये पनामा की लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये जो है उत्तरी अमेरिका, और यहीं से ये वेनेजुएला और कोलंबिया से साउथ अमेरिका, यहाँ पर लोकेशन दिख रही होगी, साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। यही मध्य अमेरिका में पनामा शहर पड़ जाता है। ठीक है, और पनामा में ही ये जो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वेनेजुएला की लोकेशन दिख रही है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहीं पर पाए जाते हैं। और कनाडा और उत्तरी अमेरिका से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पर ये जो ग्रेट लेक आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये जो ग्रेट लेक, 5 ग्रेट लेक जो है ना कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा से लगती है। इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक हो जाएगी शियोम। शियोम, ठीक है। जो सुपीरियर झील है, यहाँ पे ये जो ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है, ये सुपीरियर झील कहलाती है। एच से ह्यूमन, ई से इरी, ओ से ओंटेरियो, और मिशिगन झील। मिशिगन झील जो होती है ना, ये यहाँ पर ये जो झील है ना, ये मिशिगन झील है, ये पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका में आ जाती है। और ये जो सारा आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, यही जो है ना 5 ग्रेट लेक कहे जाते हैं। ये जो 4 है, सुपीरियर, ह्यूमन, इरी और ओंटेरियो, ये तो इन दोनों की सीमा पर है। ठीक है, ये चारों लेक पूछा जाता है। और जो मिशिगन झील है, एम से मिशिगन, ये पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन सीमा पर ही जो है ना ये पड़ जाती है। ठीक है, और अगर डिस्कस करें तो ये मैक्सिको, और मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर ये हो जाता है। और क्या डिस्कस कर सकते हैं? ये जो क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है ना, क्यूबा, और यहाँ पर ये जो कैरिबियन सी की लोकेशन आप लोग देख रहे हो, तो इसमें याद रखना कि आप लोगों को पता होगा कि जो भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर होता है ना, भूमध्य सागर की तरफ इस तरफ आती हैं जो स्ट्रीम होती है, यहाँ पर आएंगी तो ये ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, जो भूमध्य सागर की से यहाँ पर उत्तर से यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ से जाती हैं, ये गर्म जलधाराएं आ जाती है जो भूमध्य सागर जाती है। तो यहाँ नीचे से ना एक गल्फ स्ट्रीम जाती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से आती है लेब्राडोर। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो ये जो पूरा कैरिबियन क्षेत्र पर जाता है, कैरिबियाई क्षेत्र ये पड़ता है, कैरिबियन सागर के यहाँ है, इसलिए कैरिबियन क्षेत्र पड़ता है। तो ये माना जाता है कि जो कैरिबियन क्षेत्र है, जब ये दोनों यहाँ पर आती है ना, लेब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम, ये जो क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो क्षेत्र है माना जाता है
कैरिबियन सी पड़ता है इसलिए कैरिबिया क्षेत्र कहलाता है। ऊपर से लैब्राडोर आती है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। तो ये दोनों जल धारा जब यहाँ पर इसी कैरिबियन क्षेत्र में मिलती है आकर, तो ये जो है मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले यहीं से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और जो है इंडोनेशिया में भी हाल ही में क्या हुआ, ये एक द्वीपीय देश है। G20 की जो बैठक है अभी हाल ही में यहीं पर संपन्न हुई है, इंडोनेशिया के बाली में। न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में जो है ना उत्तरी अमेरिका का देश है, यहाँ पर जो है ना एक पोलियो वायरस के चलते इमरजेंसी लागू की गई थी। और क्योंकि पहले यहाँ से पोलियो वायरस खत्म हो गया, लेकिन दोबारा यहाँ पे जो है ये देखा गया, जिसके चलते न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस जो है ना इमरजेंसी लागू की गई थी। उज्बेकिस्तान के जो है ना समरकंद में, या फिर आप लोग इसे ताशकंद भी कहते हो, तो ताशकंद में इस बार की जो एससीओ की बैठक हुई थी, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन, इसकी जो बैठक हुई ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ही आयोजित की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? यानी कि अब जब कॉलेजों में आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप जो है ना 18 ईयर्स के हो अगर, तो आपको वोटर आईडी जरूरी है। ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है कि अगर आप 18 साल के हो, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड जो है ना अनिवार्य हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों के लिए मतदान पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और ये ऐसा क्यों किया गया है? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ऐसे लोग जो होते हैं वोटर आईडी बनाते नहीं है, तो इसीलिए इससे शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और जो वोटर आईडी कार्ड भी जो लोग जो है ना बनवाएंगे। तो यहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने ये जो है राष्ट्रीय सरकार की शिक्षा नीति ये अपनाई है। ठीक है, और 2030 से 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करेगी, यानी कि जो अब बीए के जो है 3 साल का कोर्स होता है ना बीए, वो अब 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 साल का जो कोर्स कर देगी ये महाराष्ट्र सरकार कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। ठीक है, और यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई थी, उस समय जो दही हांडी जो त्योहार होता है, तो उसे ऐतिहासिक खेल का दर्जा दिया था, और इसी के चलते इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दिया गया था। और मुंबई में ही हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस को भी मंजूरी दी गई थी। और महाराष्ट्र सरकार ने जो लोग है ना परिवार नियोजन में, यानी कि जनसंख्या को कमी करने में, यानी कि परिवार नियोजन को अच्छे से चलाने में जिन्होंने सहयोग दिया है, उन परिवारों को 10 लाख रुपए तक की राशि प्रोवाइड कराने वाला जो राज्य है, महाराष्ट्र ही बन गया था। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो केरल में क्या हुआ, तो अभी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिन्नी विजयन। केरल में जो है ना अभी ये किया गया था कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं ना, पहले जो राज्य के जो राज्यपाल होते थे, गवर्नर, इनको जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज का कुलपति होते थे ये, लेकिन अब ये कह देगा कि जो मुख्यमंत्री होंगे वही होंगे जो है ये कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुलपति, यानी कि अब राज्यपालों को सारी यूनिवर्सिटीज के पद से मतलब जो हटा दिया गया है कुलपति के पद से। ये केरल सरकार ने किया है, और इससे पहले ऐसा रूल पश्चिम बंगाल आया था। कर्नाटक की बात करें, यहाँ की जो राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में जो है ना 2% आरक्षण ये दिया गया था एससी वालों के लिए, और जो 4% आरक्षण ये एसटी कैटेगरी के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने दिया था। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो देखो एमबीबीएस जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस की डिग्री अब जो है ना हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला, यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब लोग हिंदी में भी कर सकेंगे, ऐसा करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। जब हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है तो उसी दिन जो है ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डॉक्टर श्वेत क्रांति के जनक है ये, और श्वेत क्रांति जो है ना ये 13 जनवरी और 1970 के दशक में ये लाई गई थी। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन केरला के रहने वाले थे। ठीक है, और राजस्थान में इन्होंने जो है ना एक डेयरी फार्म व्यापक रूप से चलाया, तो 26 नवंबर को। ठीक है, और इन्हीं की जयंती जो है ना ये मनाई जाती है
रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1970 में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी आप कहते हो, ये लाया गया था। 26 नवंबर को ही अभी हाल ही में हमने अपना संविधान दिवस मनाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, स्वीकृति मिल गई थी, है ना। अदर ऑप्शन देखें तो 24 नवंबर को जो हमारे जो सिखों के 9वें गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर जी, उन्हीं की जो शहीदी दिवस है ये मनाया गया है 24 नवंबर को। 25 नवंबर, तो 25 नवंबर को अभी हाल ही हमने जो महिला वुमेन्स के साथ जो जितनी भी हिंसाएं होती है उनके उन्मूलन का दिवस, ये 25 नवंबर को मनाया गया। और 11 नवंबर को हमने जो है ना ये वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड एजुकेशन डे यानी कि जो विश्व शिक्षा दिवस है वो हमने 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये अब्बास मुंतशिर थे, बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इंडियाज बास्केटबॉल लेजेंड अब्बास मुंतशिर। और आपको पता है जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होती है, सॉरी, उनका जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं एग्जाम का, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और अदर ऑप्शन देखे निधन से रिलेटेड, तो अमो हाजी, आप लोगों ने भी करंट में पढ़ा होगा, ये अमो हाजी ये 94 ईयर्स के थे और ये जो है ना ईरान के रहने वाले थे। और ये सबसे गंदे व्यक्ति थे ईरान के, क्योंकि 50 वर्ष से भी ऊपर हो गए थे, ये जो है ना नहाए नहीं थे और इसी के चलते 94 उम्र की एज में इनकी मृत्यु हुई। जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका भी जो है अभी हाल ही में निधन हुआ था। राजू श्रीवास्तव, आप लोग जानते हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, इनका भी जो है हाल ही में निधन हुआ है, राजू श्रीवास्तव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स और जीके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक साहित्य में लगाया जा सकता है, यानी कि किस जो है वेद है उसमें भारतीय संगीत की उत्पत्ति है? सामवेद। आप लोगों को पता है गाए जा सकने वाला जो वेद है एकमात्र सामवेद है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है हमारा। यजुर्वेद जो है ना गद्य और पद्य दोनों में ही बना हुआ जो पहला वेद है ये यजुर्वेद है। अर्थवेद, जितने भी टोने टोटके या फिर जो आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना वो अर्थवेद में है, और अर्थवेद जो है ना सबसे बड़ा वेद कहा जाता है। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अकादमिक रिपोर्ट से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, यानी कि किस रिपोर्ट से कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसकी शुरुआत हुई? ये था हंटर एक्ट। हंटर एक्ट के जरिए कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 1972 वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण का अधिनियम 1972 में लाया गया। रोलैट एक्ट आपको पता है 1919 में लाई गई थी। और रोलैट एक्ट के जरिए जो है आप लोग जानते हैं प्रेस की जो है ना काफी स्वतंत्रता छीन ली गई थी और कई ऐसे लोगों को जो है ना बंदी बनाया गया था, वो एक निगरानी सूची में करके उनको कई लोगों को बंदी भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा, यानी कि जो बिना पार्टी, जैसे कांग्रेस, बीजेपी आप लोग आजकल देखते हो ना, तो जो है ना बिना पार्टी के लोकतंत्र का प्रस्ताव ये जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ठीक है, इन्होंने ही रखा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। वीर सावरकर ने जो है ना ये मुक्त भारत समाज की जो है ना अभियान चलाया था उस टाइम पर, और गांधी जी के साथ इन्होंने स्वराज की स्थापना में भी सहयोग किया था। और ए ओ ह्यूम्न ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम्न ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये थे शाह आलम द्वितीय, उस टाइम पे दिल्ली के शासक थे। और आप लोगों को पता है पहली पानीपत की लड़ाई ये 1926 में हुई थी, सॉरी 1526 में, और पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुई और तीसरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से उधार ली? हमने जो संघीय प्रणाली है ना ये हमने कनाडा से ली है। ठीक है, और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
प्रस्तावना, है ना, महाभियोग, ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका ने जो हमारा संशोधन की प्रक्रिया है ना, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है, संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। और जर्मनी, जितने भी हम आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, ये हमने जर्मनी से ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय युवा सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? देखो इसकी जो नियुक्ति है ना, ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। और देखो सिविल सर्विसेज जो होती है ना, संघ लोक सेवा आयोग और यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, इन ये जो है ना संयुक्त रूप से कही जाती हैं ये, लेकिन इनकी नियुक्तियां जैसे कि जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनकी मंजूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ये वहां पर मौजूद लोगों के, जितने भी वहां पर प्रेजेंट है लोग, उसके साधारण बहुमत से होता है। और जो राष्ट्रपति है, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आप लोगों को पता होगा ये प्रकृति में द्विचक्र है, यानी कि हमारी जो संसद है उसके दो सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो आप लोगों को पता होगा ये अज्ञात है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भावात्मक है, भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रों के द्वारा ये लिपि थी। ठीक है, और इन्हें अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। और पाली की बात करें तो पाली तो बुद्ध भगवान जी थे, उन्होंने जो है ना अपने जो उपदेश थे पाली भाषा में दिए थे। और जो जैनिज्म थे, यानी कि जैन धर्म के अनुयायी, उन्होंने अपने जो उपदेश है प्राकृत भाषा में दिए। और संस्कृत हमारी देव भाषा यानी कि सबसे पुरानी भाषा है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? देखो इसमें जो है ना भारत के लोग यानी कि जो जनता होती है वही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्योंकि हम जो प्रधानमंत्री ये सब चुनते हैं, जो हम वोट देते हैं, उसके चलते राजनीतिक शक्तियों का असल स्रोत भारत के लोग ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो है ना वोट देकर वही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। और आई होप मैं जो है आपको हर ऑप्शन में से जितने भी जो है ना जीके बन सकते हैं, अदर फैक्ट हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं, उन सबको डिस्क्राइब किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।